हेलो गाइज, दिस इज मयूर इटनकर। वेलकम बैक टू मेहर क्लासेस राजुरा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम 11th क्लास, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ग्रेविटेशन से उसके बारे में। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, लेकिन एंड तक देखिए। आप एग्जाम में अगर ये वीडियो देख के और थोड़ा बहुत स्टडी करके चले जाते हो, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको 100% मार्क्स इस चैप्टर से मिल जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आप MST-CT के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि MST-CT के लिए ये चैप्टर से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है। आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो चलेगा। ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, सो आपको पता होगा न्यूटन्स ने एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उसमें उन्होंने क्या कहा कि कोई भी 2 मैटर के पार्टिकल पकड़ लो। सपोज ये 2 मैटर के पार्टिकल है, तो इनके बीच में ना एक अट्रैक्शन है। ये 2 पार्टिकल के बीच में क्या है? एक अट्रैक्शन है। उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। उसी अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, तो सिंपल है। ये 2 मैटर के कोई पार्टिकल है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन है। ठीक है, इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ये अगर अट्रैक्शन होगा तो ये किसी ना किसी फोर्स के चलते होगा। ठीक है, आपने सुना होगा अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ये भी किसी फोर्स के चलते होगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 मैटर पार्टिकल्स, ठीक है, इन द यूनिवर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कोई भी 2 पार्टिकल के बीच में, ठीक है, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? अब अगर देखूंगा तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस चैप्टर का मैं देखता हूं तो ये क्वेश्चन 100% करके चले जाइए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपने बहुत बार लोअर क्लासेस में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन किस तरीके से आता है? देखिए, ये क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, सो देखिए इसमें क्या बोला गया। न्यूटन ने अपने लॉ में क्या बोला? उनका कहना था कि सपोज 2 पार्टिकल ले लो। ठीक है, पहला पार्टिकल सपोज ये है। ठीक है, एक दूसरा पार्टिकल ले लीजिए, ये एक दूसरा पार्टिकल है सपोज टू बी। ठीक है, इसका मास m1 है। ठीक है, और इसका मास अगर आप देखोगे तो इसका मास m2 है। ठीक है, अब ये 2 पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज r है। ठीक है, अब इन 2 पार्टिकल के बीच में, ठीक है, ये 2 बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपको 2 इसमें समझना है। ठीक है, 2 पॉइंट यहां समझने। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस को। मतलब ये जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय को रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, पहला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये है कि ये जो मासेस है इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपके फोर्स को। मतलब ये मासेस अगर ज्यादा होंगे तो आपका फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ये मासेस कम होंगे, ठीक है, मासेस का वैल्यू अगर कम होगा तो ये फोर्स भी कम होगा। ठीक है, ये पहली चीज हुई। उन्होंने दूसरा चीज क्या बोला कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काय को होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या अगर डिस्टेंस कम हो जाता है तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजों को याद रखिए। ठीक है, सिंपल चीज है। यहां पे वही स्टेटमेंट में भी उन्होंने वही लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एवरी पार्टिकल, ठीक है, देखिए, एवरी पार्टिकल ऑफ अ मैटर ऑफ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय को है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस को है। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल को काय को है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम को। ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है यहां पे कि ये जो फोर्स लगता है वो किसके अलोंग लगता है? ये दिस फोर्स इज
एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दिस टू पार्टिकल, मतलब ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ये लाइन के अलोंग, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये दो इक्वेशन जो आपको मिले, ठीक है, पहला इक्वेशन क्या मिला, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। इन दो इक्वेशन को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है वो एक कांस्टेंट से रिप्लेस करना है अपने को, हमने हमेशा देखा है, ठीक है। जैसे देखिए क्या आया हमारा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, r स्क्वायर। हमने हमेशा देखा है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है वो किसी ना किसी कांस्टेंट से रिप्लेस की जाती है, और यहां पे वो किस कांस्टेंट से रिप्लेस कर दी गई है, कैपिटल G, ठीक है। अब हो जाएगा क्या इक्वेशन, f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका फोर्स का इक्वेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स का इक्वेशन। अब ये G क्या रहता है, व्हाट डू मीन बाय G, कैपिटल G। अब मैं इसे, आप ये सोच रहे होंगे सर कैपिटल G क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, आगे चल के आपको पता चलेगा। ये जो कैपिटल G होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमेशा इतनी रहती है, वैल्यू क्या है ये, ठीक है, याद रखिए इस वैल्यू को, ये वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो ये हो गया अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर एग्जाम में आया और अगर 2 या 3 मार्क के लिए आता है तो इतना ही लिख के उसको रख दीजिए, ठीक है, 2 या 3 मार्क के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये क्वेश्चन का वेक्टर फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में कभी कभी होता है कि वेक्टर फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म अगर पूछता है तो स्टूडेंट लोगों को लगता है यार इसका वेक्टर फॉर्म कैसा लिखा जाए, तो काफी आसान तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक चीज पता होगी, कोई भी फुल वेक्टर को अगर आपको लिखना है तो हम लोग फुल वेक्टर को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, उस वेक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके यूनिट वेक्टर से। कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, ये है मैग्नीट्यूड, बराबर है, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन, अब यहां पे अगर 2 पार्टिकल होंगे तो 2 पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पहला वाला अगर दूसरे के ऊपर एक्ट करता है तो उसे F12 कहा जाता है। व्हाट डू मीन बाय F12, द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, पहले पार्टिकल के चलते दूसरे पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को ही, ठीक है, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, ठीक है, पहले पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स किसके चलते, सेकंड पार्टिकल के चलते, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, F12 कहते हैं। तो वो कैसा लिखा जाएगा, ठीक है, यहां आपको माइनस साइन लगा देनी है। अब बात आती है सर माइनस साइन क्यों लगानी है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ओके। सो F12 लिख रहे हैं आप माइनस G कैपिटल M स्मॉल m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, एंड विच इज मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया आपका, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से आपने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बस इतना सा सिंपल सा चीज है। वैसे आप F21 भी निकाल सकते हो। F21 क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल नंबर 2 ड्यू टू पार्टिकल नंबर 1, पहले पार्टिकल के चलते, ठीक है। सो इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म, आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो सिंपली आपको ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर देना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा देना है, ठीक है। और अगर पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स एक्ट करता है तो उसको कहेंगे F21, और अब सेकंड पार्टिकल अगर फर्स्ट पार्टिकल पे एक्ट करता है तो उसको कहेंगे F12, ठीक है। इतना सा सिंपल सा चीज है, कभी कभी एग्जाम में आता है, ठीक है, कभी कभी आता है, इसको आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर और एक बनता है यहां से, तो ये बनता है कि आपने जो ये G निकाला है इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, ये एग्जाम में 100% आता है। तो समझते हैं इसको किस तरीके से होता है। देखो हमारा इक्वेशन क्या आया था, F इज इक्वल टू क्या आया था, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन आया था। अब हमको काय की वैल्यू निकालनी है, G की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो G क्या होगा, F, अब ये r स्क्वायर इधर था, ठीक है, डिनोमिनेटर में था, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा,
m1 m2, ठीक है, m1 m2। अब इसके यूनिट लिख लेते हैं, फोर्स का यूनिट, ठीक है। जब भी आपको यूनिट निकालना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको न्यूटन में भी रह सकते हो, ठीक है। ये न्यूटन में हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या में रहेगा आपका, मीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। मासेस क्या में रहेंगे, केजी इंटू केजी, क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यूनिट काय का, दैट इज कैपिटल जी का। क्या यूनिट हो गया, न्यूटन, देखो यहां लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट। लेकिन अगर आपको इसके डायमेंशन निकालने हैं तो आपको किस तरीके से निकालने पड़ेंगे, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में, ठीक है। खाली न्यूटन को कन्वर्ट कर लीजिए, बाकी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। देखो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का पता है ना आपको, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स क्या रहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है। अगर इसका यूनिट देखने जाओगे तो मास का एक्सेलरेशन, मास का यूनिट क्या होगा, केजी होगा, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ये यूनिट हो जाएगा, तो हम लोग न्यूटन के जगह इसको रख देते हैं, इस न्यूटन के जगह रख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या है, अगेन मीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय क्या है आपका, डिवाइडेड बाय है आपका केजी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, किस तरीके से होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आपको पता होगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कैसा होगा, ये हो जाएगा केजी, ये हो जाएगा मीटर। अब देखो ये मीटर, ये वाला मीटर और ये मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, बराबर है। अब ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगा, ये जो आपका केजी स्क्वायर है और ये जो आपका केजी है, एक केजी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या बचेगा आपका, दैट इज मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एक केजी बच जाएगा, केजी, ठीक है, और बचेगा आपका सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी चीज से आप डायमेंशन लिख सकते हो। हम लोग डायमेंशन कैसे लिखते हैं, सिंपली हम लोग ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट निकालते हैं, ठीक है, और अंदर में क्या लिखते हैं, एल एम टी। अब किसी किसी बुक में एम एल टी भी लिखा नजर आएगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सेम चीज है, ठीक है। अब अगर आप देखते हो तो लेंथ, ठीक है, लेंथ मतलब क्या होगा, मीटर, ठीक है। मीटर का कितना है, क्यूब है, तो सीधा सीधा एल का पावर 3 दे देंगे, ठीक है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लेकिन ये केजी डिनोमिनेटर में, तो यहां -1 दे देंगे, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ये केजी ऊपर जाएगा तो केजी इनवर्स हो जाएगा, इसलिए -1 दे देंगे। और सेकंड स्क्वायर है इसलिए इसको क्या दे देंगे, -2 दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका जो है वो डायमेंशन भी निकाल सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है। क्या पूछता है आपको, सिंपली इसके यूनिट पूछते हैं, कैपिटल जी के यूनिट पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ में उसका क्या पूछा जाता है, डायमेंशन भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डायमेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं स्मॉल जी क्या होता है। जब से मैं बोल रहा था ना कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या फर्क है, तो यही आपको समझना है। कैपिटल जी क्या होता है, ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। और यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये पता है आपको, ठीक है। लेकिन स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन ये वर्ड पता होगा आपको, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कोई भी चीज को आपने सुना होगा, कोई भी चीज को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। सपोज हमारे हाथ में एक आधा बॉल है, हमने उसको ऊपर फेंका तो वो नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है, बिकॉज ऑफ सम अट्रैक्शन, उसी को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। तो जो एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू भी सुनी होगी, इसकी वैल्यू होती है 9.8, ठीक है, 9.8। ये सेंटीमीटर में दी है इसलिए 980 हुआ है, लेकिन जनरली हम लोग ये देखो यहां पे देखें, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे अगर अगला क्वेश्चन देखते हो तो आपको ये अगला क्वेश्चन बनता है यहां पे, दैट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। रिलेशन पता होना चाहिए आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में, ठीक है। कैपिटल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एंड कैपिटल जी क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। आप समझते हैं इसको, इनके बीच में कैसा रिलेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, सपोज मान के चलो ये सपोज टू बी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है।
इसका मास अगर मैं पकड़ता हूं तो इसका मास पकड़ लो, कैपिटल एम इसका मास है, ठीक है। इसका आर क्या हो गया, ये सपोज रेडियस हो गया, कैपिटल आर इज द रेडियस। मान के चलिए यहाँ पे आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट और रख दिया, ठीक है, कोई इंसान है या कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास स्मॉल एम है, उसका मास कितना है, स्मॉल एम है, ठीक है। और रेडियस कितना है अर्थ का, कैपिटल आर है, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर ये मास का, ये जो आपने छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया है, इसका अगर मैं वेट निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये निकाल सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है, जब कभी भी आपको फोर्स निकालना हो तो फोर्स कैसे निकाला जाता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो ये फोर्स को ही अगर आपको वेट निकालना है, अगर इसका वेट निकालता हो, फोर्स से ही वेट निकल सकता है क्योंकि वेट भी एक प्रकार का फोर्स ही है, ठीक है। तो वेट का फार्मूला क्या बनेगा आपका, दैट इज वेट का फार्मूला बनेगा, ये मास तो एज इट इज रहेगा, वेट का फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। इसको समझते हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा। वेट का फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। मास इंटू ग्रेविटी मतलब खाली एक्सेलरेशन की जगह ये जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह क्या आ गई, हमारी ग्रेविटी आ गई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वेट। ये क्या निकाल दिया आपने, वेट निकाल दिया, किसका, इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और ये वेट हमेशा कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ अगर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी होगी, वो लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में। कैसे लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में वो रिएक्शन लगेगी, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का, मतलब आपका अर्थ जिसका मास कैपिटल एम है और आपका ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है, और वो फोर्स हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। और वो फार्मूला क्या बनेगा हमारा, ठीक है, हम लोग कैपिटल जी दे देते हैं, ठीक है। अब मास पहले अर्थ का मास लिख लो, कैपिटल एम है, फिर उस ऑब्जेक्ट का मास लिख लो, ठीक है, स्मॉल एम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, जितना रेडियस है अर्थ का, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर। तो पहला इक्वेशन बना आपका वेट के चलते, दैट इज एफ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या बना आपका पहला इक्वेशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम जी, और दूसरा इक्वेशन बना दैट इज कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स रहने वाला, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैंने इक्वेट कर दिया तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एम स्मॉल एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे मैं कैपिटल एम स्मॉल एम ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। मास का जो अर्थ मतलब अर्थ का जो मास होता है वो काफी बड़ा होता है, इसलिए हम लोग उसको कैपिटल एम देते हैं, 6 इंटू 10⁻24 होता है। लेकिन मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्मॉल होता है, इसलिए इसको स्मॉल एम दिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पता होगा मैक्सिमम लोगों को फिर भी, ठीक है। अब स्मॉल एम गेट कैंसिल, तो स्मॉल जी का आंसर क्या निकलेगा आपका, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या निकलेगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ही आपको स्मॉल जी का वैल्यू देगा, ये इक्वेशन ही आपको क्या देगा, स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। व्हाट इज रिलेशन, आपको रिलेशन क्या याद रखना है, दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब मैं यहां पे है ना आपको थोड़ी सी और एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं जो एमसीक्यू में पूछती है, ठीक है, एमसीक्यू में पूछती है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, ठीक है। अब हाँ, अब ड्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे। यहां एमसीक्यू बनता है, यहां पे एमसीक्यू का बनता है, एमसीक्यू ये बनता है कि आपका ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पोलर पे ज्यादा होगी या इक्वेटर पे, ठीक है। इसको समझिए, सबसे पहले आपको पता होगा अर्थ जो होता है वो ओवल शेप में पकड़ी जाती है, ठीक है, एलिप्स होती है, रहती तो लगभग मतलब स्फीयर भी पकड़ी जाती है, लेकिन अगर देखी जाए तो वो अंडाकृति, हम लोग बोलते हैं अंडे जैसी दिखती है, मतलब इलिप्स है, ठीक है, लगभग। तो ये जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपके इसके इलिप्स के एक्सिस, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, आपको पता होगा, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, और ये होगी आपकी इक्वेटर, ये क्या होगी आपकी इक्वेटर। अब अगर पोल का अगर मैं रेडियस पकड़ता हूं तो इसको आरपी पकड़ लेते हैं, ठीक है, आरपी, आर यानी रेडियस एट पोल, ठीक है, आरपी, और इसको पकड़ लेते हैं आर ई। क्या आपको पता है, देखने से ही हमें समझ आ रहा है
कि जो आरपी जो है, सॉरी आर ई जो है वो बड़ी है एज कंपेयर टू व्हाट आरपी। और आपको पता नहीं होगा, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को कि आर ई इज 21 किलोमीटर मोर देन आरपी। मतलब आरपी का वैल्यू जो भी रहेगा उसमें आपको कितना ऐड करना होता है, 21 किलोमीटर ऐड करना होता है, तभी आपका क्या निकलता है, आर ई निकलता है, मतलब रेडियस एट इक्वेटर। अब यहां पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था, मैंने पहले ही कहा कि ग्रेविटी कहां ज्यादा होती है, ये वैल्यू कहां ज्यादा होगी, जहां रेडियस कम होगा। अब मुझे बताओ रेडियस कहां कम है, पोल पे कम है, इक्वेटर पे ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए आपको पोल पे जो है इसकी वैल्यू कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और वो लगभग होती है 9.82, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी होती है। वही अगर आप इक्वेटर पे अगर देखोगे, इक्वेटर पे अगर देखोगे तो कितनी होती है, इक्वेटर पे होती है वो लगभग 9.78 के आसपास कुछ होती है, 9.78 के आसपास होती है। ठीक है, तो ग्रेविटी कहां ज्यादा होती है, पोल पे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां रेडियस कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा चीज यहां पे और एक चीज पूछता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी कितनी होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी कितनी होती है। मुझे बताइए सेंटर ऑफ द अर्थ में जाओगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0 ना। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1/0। तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। ये बात आपको यहां पे याद रखनी। ठीक है, ये 2 एमसीक्यू पूछेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखोगे तो आपको एक दैट इज डेरिवेशन पूछा है। ठीक है, डेरिवेशन के अंदर क्या क्या चीज है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस है, काफी सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, मैं काफी आसान तरीके से आपको बता देता हूं, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, देखो यहां क्या पूछा है आपको, जी एच यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ठीक है, और दैट इज जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों के बीच का ये रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो आपको रिलेशन देखो क्या पूछा है और किस तरीके से किया जा सकता है, इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका डायग्राम समझिए, डायग्राम समझना काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर समझ गए तो आपको पूरा ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखो डायग्राम सिंपल ऊपर में जैसा बनाया वैसे ही बनेगा हमारा। ठीक है, सपोज ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, इसका मास कितना होगा, कैपिटल एम होगा। ठीक है, ये होगी उसकी रेडियस, ये क्या होगी उसकी रेडियस होगी। ठीक है, कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके ऊपर जो मास रखेंगे हम लोग, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना रहेगा, स्मॉल एम रहेगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा, स्मॉल एम। ठीक है, अब सबसे पहले ये ऊपर में जो किया ना वैसे ही करना है आपको। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है सीधा आंसर में कि लेट एम इज द कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। कंसिडर द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर किया है विच इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के ऊपर है। ठीक है, कहां है अभी, फिलहाल अर्थ सरफेस के ऊपर ही है, यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे है, अर्थ सरफेस के ऊपर ही है। ठीक है, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, स्मॉल जी होगी। ठीक है, अब वो उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, फोर्स निकालते थे। ठीक है, लेकिन वो वेट ही रहता था, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। पहला ये इक्वेशन बनता था। दूसरा इक्वेशन क्या बनता था, इनके ये दो अगर ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसका वैल्यू क्या रहता था, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता था इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंबाइन कर लेते थे। आपने देखा होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लेते हैं हम लोग, कंबाइन कर लेते थे। कंबाइन नहीं, सॉरी इक्वेट कर लेते थे। ठीक है, सॉरी आपको क्या करना है, इसको इक्वेट करना है। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। इसको अगर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एम गेट कैंसिल, तो स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू मिला हमने जो देखा था। ठीक है, अब क्या बोलता, ये तो हो गया ऑन आपका ऑब्जेक्ट जब अर्थ सरफेस के ऊपर हो। ठीक है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, यहां अगर आ गया तो ठीक है आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, अब समझो इस चीज को। ठीक है, तो
पहले सबसे पहले तो स्मॉल जी का वैल्यू याद रखिए। स्मॉल जी का वैल्यू क्या मिला हमें, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के ऊपर हुआ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट पहले अर्थ सरफेस के ऊपर है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर है, ठीक है, यहां था, तो जी का वैल्यू ये था, ठीक है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट यहां के बजाय सपोज कुछ हाइट पे चला गया, सपोज मान के चलते यहां तक आ गया, ठीक है, कुछ हाइट पे चला गया सपोज। मेरा पेन टैप थोड़ा सा छोटा है, तो लगेगा सर डायग्राम कैसे कैसे डायग्राम बना रहे, ठीक है, इसके चलते हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो सपोज हाइट पे चला गया, ठीक है, अभी आपका ऑब्जेक्ट यहां पे, ठीक है, इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, आर प्लस एच इतना हो गया, ठीक है, हाइट बढ़ गया। अब अगर तुमको बोला कि सेम इक्वेशन निकालो, पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इसका अगर तुमको वेट निकालना है तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली क्या कर देंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी यहां पे क्या रहेगी, हाइट एच पे क्या रहेगी, जी एच रहेगी ना, इसलिए एम इंटू जी एच हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा इक्वेशन क्या निकालेंगे, यहां पे भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, बस अपना डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस देखो ना क्या हो गया, आर प्लस एच, ठीक है, कितना हो गया, आर प्लस एच, तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 और 5, ठीक है, सेम इक्वेशन लगाए जैसे ऊपर में लगवाए थे, ठीक है। अब अगर इन दोनों को अगेन इक्वेट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम गेट अगेन कैंसिल, तो कैपिटल जीएच की सॉरी स्मॉल जीएच का वैल्यू निकल जाएगा, क्या का वैल्यू निकल जाएगा, स्मॉल जीएच का, ठीक है। क्या वैल्यू बनेगा हमारा, स्मॉल जीएच इज इक्वल टू क्या वैल्यू बनेगा, ठीक है, स्मॉल जीएच इज इक्वल टू मिलेगा आपको जी कैपिटल एम, स्मॉल एम तो कट गया, ठीक है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये मिल गया आपका कैपिटल जीएच का वैल्यू। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब 3 और 6 को देखिए, ठीक है, 3 और 6 को देखिए, और हमें प्रूफ क्या करना था, जीएच का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 इक्वेशन है उसको कैसे डिवाइड कर देंगे, जी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जी का वैल्यू कितना है, ठीक है, इधर अगर डिवाइड करेंगे तो इधर भी कर देंगे, जी का वैल्यू कितना था, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो इससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज जी एम बाय आर स्क्वायर, इससे अगर डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर मिलेगा हमें। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। सिंपली अब देखो, ये जी एच बाई जी ऐसे ही रखेंगे हम लोग। अब ये जो टर्म है, ये जो न्यूमरेटर में जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, जीएम नीचे आ जाएगा, तो जीएम गेट कैंसिल, ठीक है, जीएम कैंसिल हो गया आपका दोनों जगह का। यहां क्या बचा, आर स्क्वायर, इधर क्या बचा, आर प्लस एच होल स्क्वायर। मतलब अगर देखोगे तो कैसा हो जाएगा, जी एच बाय जी इज इक्वल टू, यहां बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है, और यहां बचेगा आर प्लस एच होल स्क्वायर, बराबर है। अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपली इसका देखो, इसका पावर भी आप कंबाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, पावर कंबाइन हो गया है ना। कैसे पावर कंबाइन करेंगे आपको पता है ना, ये इतना तो आता होगा यार सबको, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये इसका पावर मैं क्या कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से पावर क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, पावर कंबाइन हो गया, ठीक है। बाद में इस जी का इधर काम है क्या, नहीं, उसको इधर भेज दो, ठीक है, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, कैसा मिल जाएगा, जी एच इज इक्वल टू जी इन द ब्रैकेट आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। ये डेरिवेशन बन गया हमारा। तो यही चीज अपने को प्रूफ करनी थी, देख लीजिए, यही चीज प्रूफ करनी थी आपको यहाँ पे, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो इससे आपको क्या मिलती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलती है। समझ में आ गया, ठीक है।